मूल रूप से गाजियाबाद किलोनी की इंदिरापुरी कॉलोनी में रहने वाली पूनम चौधरी के पिता मांगेराम उत्तर प्रदेश होमगार्ड में नौकरी करते थे। उनके 3 बच्चे थे। पूनम सबसे बड़ी थी। मांगेराम बहुत ज़्यादा तो नहीं कमा पाते थे, लेकिन किसी तरह गुजर बसर हो जाती थी। पूनम बचपन से आज़ाद ख्याल की लड़की थी। उसने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की और ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी कर ली। लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही माता पिता ने उसकी शादी कर दी। पूनम की शादी सन 2010 में गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के खंजरपुर निवासी राजीव चौधरी से हुई थी। एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाला जाट परिवार, ऊपर से पूनम जैसी लड़की का आज़ाद ख्याल और महत्वाकांक्षी होना। सो पति और ससुराल वालों से पूनम की ज़्यादा पटती नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी और सास ससुर के शर्म लिहाज के उल्लंघनों से पूनम इतनी अजीज आ गई कि उसने राजीव से आए दिन झगड़े करने लगे। इस दौरान पूनम एक बेटी की मां बन चुकी थी, जिसका नाम उसने कशिश रखा। लेकिन बंदिशों में रहना पूनम को मंजूर नहीं था। इसलिए पति और ससुराल वालों से उसका विवाद कम होने की बजाय और बढ़ गया। पूनम के माता पिता ने भी उसे समझाया कि शादी ब्याह के बाद लड़की को बहुत से समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन वह अपनी ससुराल वालों और पति के साथ कुछ समझौते करके चले। लेकिन अपने ही तरीके से ज़िंदगी जीने वाली पूनम को समझ कहाँ आने वाला था। आखिरकार नतीजा यह निकला कि दोनों परिवारों के बीच कई बार मान मनोबल की कोशिशें बेकरार गईं और अंततः सन 2013 में पूनम का राजीव के साथ तलाक हो गया। तलाक के समय पूनम को ससुराल की तरफ से हर्जाने के रूप में 3 से 4 लाख रुपए मिले। पूनम अपनी बेटी को लेकर माता पिता के पास आ गई। कुछ दिनों बाद मांगेराम ने लोनी का अपना घर बेच दिया और वह गाजियाबाद के शिहानी गेट स्थित नेहरू नगर में आकर रहने लगे। 5 साल पहले वे होमगार्ड से रिटायर हो गए थे। इधर पति से तलाक के बाद पूनम माता पिता के साथ उनके घर पर आकर रहने लगी। लेकिन पूनम आज़ाद ख्याल ज़िंदगी बसर करना चाहती थी, जिसके चलते माता पिता के घर में भी ससुराल की तरह ज़िंदगी जीने पर प्रतिबंध लगने लगे। कुछ महीने तो जैसे तैसे गुजरे, लेकिन फिर आए दिन पूनम को कभी माँ से तो कभी पिता से रोक टोक के कारण झगड़ा होने लगा। आए दिन की कलह के बाद आखिर एक दिन पूनम ने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। उसने सोच लिया कि वह अपनी बेटी कशिश को लेकर परिवार से अलग रहकर अपनी ज़िंदगी अपने पैरों पर खड़े होकर गुजारेगी। इसके लिए उसने अपना नाम भी बदल लिया। उसने पूनम की जगह अपना नाम प्रिया चौधरी रख लिया। उसने इसी नाम से अपना आधार कार्ड व दूसरे दस्तावेज भी तैयार करवा लिए। पूनम उर्फ प्रिया ने जब मायका छोड़ा तो माता पिता ने उसे लाख समझाना चाहा, लेकिन वह नहीं मानी। इसलिए माता पिता ने उसकी खूब कहा सुनी भी हुई। तब पिता ने दुखी होकर प्रिया से कहा था कि जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते वो कभी खुश नहीं रहते और एक ना एक दिन उन्हें पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, पूनम की आगे कहानी जाने उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनका जवाब वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो समय नहीं लेते हैं आपका और जानते हैं कि आखिर पूनम की पूरी कहानी है क्या। माता पिता के समझाने का प्रिया पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि प्रिया के सिर पर तो आज़ादी से आत्मनिर्भर होकर रहने का भूत सवार था। लिहाजा उस वक्त माता पिता की ये बात उसे ऐसी लगी मानो वे उसे अभिशाप दे रहे हैं। यही कारण था कि माता पिता का घर छोड़ते समय उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो मर भी जाए तो भी उसकी अर्थी को कंधा देने ना आए। घर छोड़ने के बाद माता पिता से प्रिया ने कभी बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रखे। हाँ, यदा कदा उसकी माँ और बहन भाई
फ़ोन पर उसकी कुशल क्षेम जरूर पूछ लेते थे। इससे ज़्यादा परिवार वालों का उसकी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं था। इधर माता पिता का घर छोड़ने के बाद प्रिया के सामने दिक्कत थी कि अब क्या करे और कहाँ रहे। लिहाजा उसने अपनी सहेली चंचल से इस बारे में बात की। चंचल उसकी ही बिरादरी की युवती थी, दोनों की पुरानी दोस्ती भी थी। लोनी की ही रहने वाली चंचल की शादी मोदी नगर में हुई थी। वह अपने पति के साथ मोदी नगर के सुदामापुरी में रहती थी। चंचल को जब प्रिया के तलाक और माता पिता से विवाद के बाद घर छोड़ने की बात पता चली तो उसने प्रिया से कहा कि वह मोदी नगर आ जाए और उसके घर में रहे। साल 2013 के अंत में प्रिया अपनी बेटी कशिश को लेकर मोदी नगर के सुदामापुरी चली गई और वहाँ चंचल के मकान में किराए पर रहने लगी। चूँकि प्रिया ब्यूटी पार्लर का काम जानती थी, इसलिए उसने किराए की एक दुकान लेकर वहाँ बेटी के नाम से एक ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। संयोग से पार्लर का काम ठीक से चल निकला और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी ढर्रे पर आने लगी। प्रिया को आज की पीढ़ी के लोगों की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की लत थी। वह फेसबुक पर एक्टिव रहती थी। सन 2014 में उसे फेसबुक पर अमित गुर्जर नाम के एक आकर्षक नौजवान की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली तो उसने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। बाद में फेसबुक मैसेंजर के जरिए अमित गुर्जर से उसकी चैट होने लगी। चैट पर बातचीत होते होते प्रिया ने अमित गुर्जर से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है और उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। अमित ने बताया कि वह मेरठ के भूड़वराल में रहता है और मेरठ के ही बुक प्रकाशकों के यहाँ ठेके पर उनकी किताबों की बुक बाइंडिंग का काम करता है। उसके पास पैसा, रोजगार सब कुछ है, लेकिन जीवन में साथ देने वाला कोई हमसफ़र नहीं है। अमित गुर्जर मैसेज में ऐसी इमोशनल और प्यारी बातें करता था कि कुछ समय बाद प्रिया भी उससे बेतकल्लुफ़ होकर बातचीत करने लगी। कुछ महीने की फेसबुक दोस्ती में ही प्रिया अमित के साथ इतनी घुल मिल गई मानो उनकी सालों पुरानी जान पहचान हो। उसने अपने दिल की किताब का हर पन्ना अमित के सामने खोल दिया। दोनों की फेसबुक दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। जल्दी ही दोनों ने प्यार का इजहार भी कर लिया और साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली। प्रिया को अमित में ऐसे जीवन साथी का अक्स दिखाई दे रहा था जैसा उसने सोचा था। फेसबुक पर दोनों एक दूसरे को अपनी फ़ोटो और वीडियो भी सेंड करते थे। प्रिया ने अमित से अपनी दोस्ती के बारे में अपनी सहेली चंचल को भी बताया था। परिवार के नाम पर उसके पास चंचल ही तो थी जिससे वह अपने हर सुख दुख शेयर किया करती थी। चंचल को भी लगा कि अगर अमित के कारण प्रिया की ज़िंदगी को एक नया ठौर मिल जाए तो इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। 2014 के मध्य में प्रिया और अमित का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने एक साथ रहने और शादी करने का फैसला किया। लिहाजा इसके लिए वह पहले अमित से मिली। दोनों की रूबरू यह पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात में प्रिया ने अमित को वैसा ही पाया जैसा उसने खुद के बारे में बताया था। दोनों के बीच भविष्य को लेकर बहुत सी बातें हुई और फिर एक दिन प्रिया अपनी बेटी कशिश के साथ चंचल का मकान छोड़कर अपने सामान सहित अमित के साथ मेरठ चली गई। अमित गुर्जर ने मेरठ के प्रतापपुर इलाके में स्थित कांशीराम कॉलोनी में किराए का एक कमरा ले लिया और प्रिया व उसकी बेटी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। इस दौरान प्रिया ने अपनी ब्यूटी पार्लर भी बंद कर दिया था। वक्त इसी तरह तेज़ी से गुजरने लगा। प्रिया अपनी नई ज़िंदगी में इतनी खुश थी, लेकिन वो अपने हर सुख के बारे में अपनी सहेली चंचल को फ़ोन पर सब कुछ बता देती थी। सप्ताह में 1-2 बार दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत ज़रूर होती थी। कभी प्रिया चंचल को फ़ोन करती तो कभी चंचल प्रिया को फ़ोन करती थी। प्रिया चंचल से मिलने के लिए मोदी नगर भी चली जाती थी। 21 जुलाई 2020 की शाम का समय था। मोदी नगर की सीमा से सटे मेरठ जिले के प्रतापपुर थाने के बाहर सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल, हिंदू वाहिनी और हिंदू महासभा जैसे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए प्रतापपुर पुलिस मुर्दाबाद, कातिल को गिरफ्तार करो जैसे नारे लगा रहे थे। थाने के बाहर जमा भीड़ इस कदर अनियंत्रित हो रही थी
कि डर लग रहा था कि कहीं भीड़ थाने पर हमला न बोल दे। इसलिए जिले के एसएसपी अजय साहनी, एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह और ब्रह्मपुरी सर्किल के सीओ चक्रमणि त्रिपाठी दूसरे थानों की फोर्स व अतिरिक्त पुलिस बल लेकर प्रतापपुर थाने पहुंच गए। उच्चाधिकारियों ने जब प्रदर्शन करने वाले लोगों को समझाकर बातचीत की तो वे समझ गए कि मामला बहुत संवेदनशील है। अगर जल्द ही उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो बात बिगड़ भी सकती है। प्रदर्शनकारियों के साथ प्रिया चौधरी की सहेली चंचल सिंह भी थी। चंचल के प्रतापपुरा थाने पहुंचे अधिकारियों को अपने फ़ोन की कुछ ऑडियो क्लिप सुनवाई, जिससे साफ हो गया कि चंचल ने भूड़ बराल चौकी इंचार्ज वीर सिंह और प्रतापपुर थाने के इंस्पेक्टर क्राइम भूपेंद्र सिंह को जो शिकायत की थी उस पर कोई कार्रवाई करना तो दूर, पुलिस आरोपी शमशाद से 1 लाख रुपए लेकर उल्टा चंचल को ही इस मामले में फंसाने की साजिश रच रही थी। चंचल ने हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के सामने पुलिस के आला अफसरों को इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह, चौकी इंचार्ज वीर सिंह तथा भूड़ बराल गांव के कुछ लोगों की ऑडियो भी सुनवाई, जिसमें बात करने वाले चंचल को धमकी देते हुए इस मामले में दूर रहने की चेतावनी दे रहे थे। मामला जिस तरह का था उसमें तत्काल कार्रवाई करना लाजमी था, लिहाजा एसएसपी अजय साहनी ने उसी वक्त इस मुकदमे की जांच का काम इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह से लेकर प्रतापपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश मिश्रा को सुपुर्द कर दिया। एसएसपी अजय साहनी ने एसपी सिटी व सीओ को निर्देश दिया कि जब तक इस मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक वे प्रतापपुर थाने में ही डटे रहें। पुलिस जब अपनी कार्यशैली में आकर कोई काम करती है तो झटपट सारे काम होते चले जाते हैं। एसपी सिटी के आदेश पर प्रतापपुर थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने उसी रात भूड़ बराल गांव में रहने वाले शमशाद को अपने मकान से हिरासत में ले लिया। शमशाद को थाने लाकर उससे सख्ती से पूछताछ की गई। 5 घंटे की पुलिसिया पूछताछ में शमशाद आखिर टूट गया और उसने बताया कि उसने प्रिया चौधरी और उसकी बेटी कशिश की गला दबाकर हत्या कर दी है और उन दोनों के शव अपने ही घर में बेडरूम का फर्श खोदकर दबा दिए हैं। शमशाद ने बताया कि उसने शव दबाने के बाद दोबारा फर्श बना दिया था और ऊपर से डबल बेड भी बिछा दिया था। प्रतापपुर पुलिस ने एसपी सिटी की निगरानी में अगली सुबह मजदूरों को बुलाकर शमशाद के घर के बेडरूम के फर्श की खुदाई करवाई तो वहाँ 3 फुट जमीन के नीचे दबे 2 कंकाल मिले। पुलिस ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक जांच करवाकर दोनों कंकालों को जांच के लिए भेज दिया ताकि यह साबित किया जा सके कि दोनों कंकाल प्रिया और उसकी बेटी के ही हैं। इसके लिए पुलिस ने चंचल से प्रिया के पिता का मोबाइल नंबर हासिल करके उन्हें भी बुलवा लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव मांगेराम को सौंपने से पहले उनका ब्लड सैंपल ले लिया ताकि दोनों की डीएनए जांच कराई जा सके। पुलिस ने शमशाद से पूछताछ के बाद उसके घर के नीचे फर्श को खोदने और साक्ष्य जुटाने के लिए बुलडोजर से भी खुदाई करवाई, लेकिन पुलिस को दूसरा कोई साक्ष्य नहीं मिला। पूनम नाम बदलकर प्रिया चौधरी की ज़िंदगी में अचानक शमशाद की एंट्री कैसे हुई, उसने प्रिया की हत्या क्यों कर दी, इसकी कहानी बेहद चौंकाने वाली है। चंचल का मकान छोड़कर प्रिया जब मेरठ में अपने प्रेमी अमित गुर्जर के पास रहने के लिए आई तो उसने प्रतापपुर में कांशीराम कॉलोनी में किराए का मकान ले लिया और वहां प्रिया और उसकी बेटी कशिश के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगा। जब प्रिया ने पूछा कि वह उसे अपने भूड़ बराल के मकान में क्यों नहीं रखता तो उसने बताया कि वह मकान अभी छोटा है और उसी में वह अपनी लेबर के साथ बुक बाइंडिंग का काम करता है। कुछ दिन बाद जब मकान में 1-2 कमरे बनवा लेगा तो उसे घर ले जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद प्रिया पर यह भेद खुल गया कि उसने अमित गुर्जर नाम के जिस युवक के हाथों में अपनी ज़िंदगी सौंपी थी वह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम युवक था और उसका असली नाम शमशाद है। प्रिया को जब यह बात पता चली तो उसका अमित उर्फ शमशाद से जमकर झगड़ा हुआ। काफ़ी दिन तक दोनों के बीच झगड़े होते रहे। बात इस कदर बढ़ी कि प्रिया ने शमशाद के खिलाफ
खरखोदा थाने में बहला फुसला कर अपहरण करने, धर्म छिपाकर शादी का झांसा देने, बलात्कार करने की कोशिश दर्ज करवा दी। लेकिन शमशाद ने प्रिया को किसी तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में झांसे में ले लिया और उससे वादा किया कि वह सारी जिंदगी उसका साथ निभाएगा। शमशाद ने तब उससे यह भी कहा था कि वह मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ है, तो इसमें उसका क्या गुनाह है? क्या मुस्लिम होने से उसका प्यार कम हो जाता है? प्रिया जिंदगी में बहुत भटकाव देख चुकी थी। अब वह जिंदगी में सुकून और ठहराव चाहती थी। लिहाजा उसने शमशाद को माफ़ कर दिया और उसी के साथ रहने लगी। करीब 4 साल तक कांसीराम कॉलोनी में रहने के बाद करीब 1.5 साल पहले शमशाद प्रिया और उसकी बेटी को भूड़ बराल वाले अपने मकान में ले आया और तीनों साथ रहने लगे। शमशाद ने इस मकान में काम के साथ परिवार को रखने के लिए अलग से 2 कमरे बनवा लिए थे। प्रिया जब कांसीराम कॉलोनी में रहती थी, उसी वक्त उसने वहाँ 2.25 लाख रुपए में अपने पैसे से एक जनता फ्लैट खरीदा था, ताकि भविष्य में ज़रूरत के समय इस मकान में किया गया निवेश उसकी बेटी के काम आ सके। शमशाद के साथ प्रिया की ज़िंदगी ठीक तो चल रही थी, लेकिन हर गृहस्थी की तरह बीच बीच में उनकी भी कुछ ऐसी बातें होती रहती थी जिससे शमशाद और प्रिया के बीच झगड़ा हो जाता था। वैसे भी प्रिया स्वभाव से जिद्दी और गुस्सैल थी। शमशाद के धर्म के बारे में जानने के बाद भले ही माफ़ी मांगने पर शमशाद और प्रिया के रिश्ते ठीक हो गए थे, लेकिन दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे थे। एक सच यह भी था कि प्रिया दिल से उस पर भरोसा नहीं करती थी, इसलिए वह अपने दिल के हर सुख दुख की बातें अपनी सहेली चंचल से करती थी। चंचल को अमित गुर्जर से शमशाद के रूप में सामने आए प्रिया के आशिक के बारे में हर बात जानती थी। चंचल उसे बीच में समझाती भी रहती थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी बीच अचानक 22 मार्च को देश भर में कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन लग गया, जिससे लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया और अपनी परेशानी में उलझे लोग कुछ दिन तक फ़ोन पर भी एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सके। वैसे तो चंचल और प्रिया के बीच सप्ताह में 1-2 बार फ़ोन पर बातचीत हो ही जाती थी, लेकिन इस बार उसे सप्ताह भर तक बात करने का मौका ही नहीं मिला। उसने 30 मार्च को जब प्रिया से बात करने की कोशिश की तो प्रिया का फ़ोन बंद मिला। अगले दिन उसने फिर प्रिया से बात करने के लिए फ़ोन मिलाया तो तब भी फ़ोन बंद मिला। जब कई दिन तक ऐसा होता रहा तो चंचल ने शमशाद को फ़ोन करके पूछा कि प्रिया का फ़ोन बंद क्यों है, उसकी तबीयत तो ठीक है। शमशाद ने चंचल को बताया कि हाँ, उसकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन उसका फ़ोन ख़राब हो गया है। वह अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई है। चंचल को ये जानकर हैरानी हुई कि आखिर ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जिसके बारे में प्रिया ने उसे नहीं बताया। एक तरफ प्रिया का फ़ोन नहीं मिल रहा था और दूसरी तरफ जब भी शमशाद से प्रिया के बारे में पूछती तो वह इधर उधर की बातें करके टरका देता था। चंचल समझ गई कि प्रिया के साथ कोई ऐसी अनहोनी हो गई है जिसकी वजह से शमशाद उसे सच नहीं बता रहा है। दिक्कत यह थी कि लॉकडाउन के कारण घर से बाहर जाकर भी प्रिया की तलाश नहीं की जा सकती थी। अचानक अप्रैल महीने में प्रतापपुर थाने का एक दरोगा वीर सिंह चंचल के घर पहुंच गया। उसने बताया कि शमशाद ने उसके खिलाफ शिकायत दी है कि उसकी बीवी प्रिया का चंचल ने बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया है। उसने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या की आशंका भी जताई है। इससे चंचल समझ गई कि शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी के साथ ज़रूर कोई अहद किया है और ख़ुद को बचाने के लिए अब उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, क्योंकि वह प्रिया की छानबीन जो कर रही थी। चंचल समझ गई कि अब अगर प्रिया का पता लगाना है तो उसे खुलकर सामने आना होगा। इसलिए वह दरोगा वीर सिंह के बुलावे पर प्रतापपुर थाने पहुंच गई, क्योंकि वहां इंस्पेक्टर क्राइम भूपेंद्र सिंह शमशाद की शिकायत पर इस मामले की छानबीन कर रहे थे। चंचल ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे शमशाद ने खुद को हिंदू बताकर प्रिया के साथ छल से प्यार किया और फिर किसी तरह उसका भेद खुला। अप्रैल महीने में ही चंचल ने भी इंस्पेक्टर भूपेंद्र को लिखित में एक शिकायत दी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसे आशंका है शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी की
हत्या कर लाश कहीं गायब कर दी है। चंचल ने इंस्पेक्टर भूपेंद्र पर इस बात का भी दबाव डाला कि वे शमशाद और प्रिया के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालें, जिससे पता चल सकता है कि जिस समय प्रिया का फ़ोन बंद हुआ उसकी और शमशाद की लोकेशन कहाँ थी। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, जब जांच नहीं करनी तो वह फिर फरियादी को उल्टी कहानी समझा देती है, डराती धमकाती है। शमशाद के खिलाफ चंचल की शिकायत मिलने के बाद भी पहले प्रतापपुर चौकी इंचार्ज और फिर प्रतापपुर थाने के इंस्पेक्टर क्राइम भूपेंद्र सिंह उसे बार बार डांट लगाते रहते कि क्यों पराई आग में अपने हाथ जला रही हो। अगर जांच शुरू हुई तो उल्टा फंस सकती है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह चंचल से बात करते समय अश्लीलता की हद पार कर जाते थे और गाली गलौज तक करने लगते थे। इसी दौरान शमशाद और भूड़ बराल में रहने वाले उसके कुछ साथियों ने भी चंचल पर फ़ोन करके दबाव डाला कि वह इस मामले से दूर रहे, वरना खुद भी फंस जाएगी। इसी तरह 4 महीने बीत गए। चंचल के सामने कोई भी चारा नहीं था, तो उसने इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह के साथ शमशाद और उसके साथियों से फ़ोन पर हुई बातचीत के ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिए। मामला चूँकि संवेदनशील था, सो ऑडियो की बातचीत सुनकर कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चंचल से संपर्क साधा और प्रतापपुर पुलिस से इस मामले में कार्यवाही करने की मांग की। लेकिन पुलिस ने तो मानो इस मामले में शमशाद को पाक साफ मानने की कसम खा ली थी। जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने देखा कि पुलिस कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, तो 14 जुलाई 2020 को कई दर्जन हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित होकर प्रतापपुर थाने पहुंच गए और प्रतापपुर थाना प्रभारी आनंद प्रकाश मिश्र से मिले और सारी बात बताई। दबाव बढ़ता देख SHO आनंद मिश्रा ने उसी दिन चंचल की शिकायत पर प्रतापपुर थाने में चंचल और उसकी बेटी का मुकदमा अपहरण की धारा 364 IPC के तहत दर्ज करवा दी। जांच का काम उन्होंने भूपेंद्र सिंह को ही सौंपा। साथ ही इस मामले में जल्द कार्रवाई करने का सख्त आदेश भी दिया। लेकिन पुलिस यहाँ पर भी नहीं चेती। शमशाद को थाने बुलाकर पूछताछ तो कर ली, लेकिन बाद में पता चला कि चौकी इंचार्ज वीर सिंह ने 20,000 और इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने 78,000 रुपये लेकर उसे छोड़ दिया और कोई कार्रवाई भी नहीं की। इस दौरान चंचल प्रतापपुर थाने की पुलिस को फ़ोन करके रोज़ पूछती कि शमशाद के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, लेकिन हर बार उसे नया बहाना बनाकर टरका दिया जाता। चंचल समझ गई थी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। जिस तरह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दबाव बनाया गया था, उसी तरह कार्रवाई के लिए भी टेढ़ा रास्ता ही अपनाना होगा। और फिर 21 जुलाई को चंचल हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर प्रतापपुर थाने पहुंच गई। सैकड़ों की तादाद में लोगों द्वारा थाने को घेरने और प्रदर्शन करने की जानकारी जब पुलिस मुख्यालय में SSP अजय साहनी को मिली, तो वे अपनी टीम के साथ प्रतापपुर थाने पहुंचे और उसी रात इस मामले में एक्शन कराया। जब शमशाद नहीं मिला तो पुलिस ने उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन उसी रात पुलिस को दूसरी टीम ने शमशाद को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। शमशाद से पूछताछ के बाद उसके घर में बेडरूम के फर्श के नीचे दबे प्रिया और उसकी बेटी के कंकाल को बरामद किया। माँ बेटी की लाशें शमशाद के घर से मिलने के बाद लोग पुलिस के खिलाफ इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने आरोपी SI वीर सिंह तथा इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को दौड़ा लिया। हालात काबू करने के लिए PAC बुलानी पड़ी, तब जाकर भीड़ को काबू किया गया। इससे यह बात साफ हो गई थी कि इस मामले में उन दोनों की भूमिका संदिग्ध थी। अगर वे ठीक से जांच करते तो मामला 4 महीने पहले ही खुल जाता। लिहाजा SSP अजय साहनी ने इंस्पेक्टर और SI को उसी समय सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ लगे आरोपों तथा वायरल हुए ऑडियो की जांच का काम CO चक्रपाणी त्रिपाठी को सौंप दिया। पुलिस को शमशाद से पूछताछ में पता चला कि पिछले कुछ समय से प्रिया छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ने लगी थी। उसे बात बात में ताना देती थी कि उसने अपना धर्म छिपाकर उसकी ज़िंदगी खराब कर दी है।
इस बीच शमशाद प्रिया पर कभी कभी नमाज अदा करने के लिए भी दबाव बनाता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच तकरार और ज़्यादा बढ़ गई थी। हुआ यह कि प्रिया ने कांचीराम कॉलोनी में जो फ्लैट खरीदा था, शमशाद ने उसे प्रिया पर दबाव डालकर 3 लाख रुपए में बिकवा दिया और उससे वादा किया कि कुछ दिनों के उसके पास एक बड़ी पेमेंट आने वाली है, जिसे मिलाकर वह प्रिया को एक महंगा मकान दिलवा देगा। लेकिन 2 महीने गुजर जाने के बाद भी ना तो शमशाद ने दूसरा मकान खरीदवाया और ना ही बिके हुए मकान की रकम लौटाई। ज़्यादा दबाव डालने पर उसने एक दिन प्रिया को 30,000 रुपये ज़रूर लौटाए। प्रिया आए दिन उससे सारा पैसा लौटाने का दबाव बना रही थी, लेकिन अचानक लॉकडाउन लग गया। 28 मार्च को शमशाद लेबर को पैसे देने के लिए एक प्रकाशक से 2,80,000 रुपये लाया था। प्रिया ने शमशाद के पास इतनी बड़ी रकम देखकर जब अपने पैसे मांगे तो शमशाद ने कहा कि यह पैसा मजदूरों को देना है। लॉकडाउन के कारण उसके पास खाने को कुछ नहीं है। जब हालात थोड़ा ठीक होंगे और पैसा आएगा तब वह सारा पैसा चुका देगा। बस इसे लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। उस वक्त रात का समय था। प्रिया ने नाखूनों से शमशाद का मुंह नोच डाला। इसके बाद वह दौड़कर रसोई में गई और चाकू ले आई। उसने शमशाद पर हमला कर दिया। इस हमले में शमशाद के हाथ की कलाई कट गई। हाथ से खून बहता देख शमशाद गुस्से से पागल हो गया और उसने प्रिया को जोर का धक्का दे दिया। प्रिया ज़मीन पर गिर पड़ी। शमशाद ने लपक कर ज़मीन पर पड़ी प्रिया का गला पकड़ लिया और ज़ोर से दबाने लगा और तब तक दबाता रहा जब तक कि प्रिया की जान नहीं निकल गई। प्रिया का शरीर शिथिल पड़ चुका था। उसने प्रिया को फिर भी हिला डुला कर देखा। पहले उसे लगा कि शायद वो बेहोश हो गई है, लेकिन उसने प्रिया की नब्ज से लेकर नाखूनों से आने वाली सांसों को टटोला। तब उसे यकीन हुआ कि उसने गुस्से में आकर ये क्या कर दिया। प्रिया की मौत हो चुकी थी। तभी शमशाद के दिमाग में एकाएक खुद को बचाने के लिए एक शैतानी ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना प्रिया के साथ उसकी बेटी कशिश को भी ख़त्म कर दिया जाए। जब कोई गवाह ही नहीं रहेगा तो पुलिस उसे किस सबूत के आधार पर पकड़ेगी। कुछ देर बाद शमशाद लंबी सांस छोड़ते हुए इस तरह निश्चिंत हो गया मानो उसने सब कुछ तय कर लिया हो। इसके बाद शमशाद पूरा हैवान बन गया। वह दूसरे कमरे में गया जहां खुद के लिए खतरा बन चुकी प्रिया की 9 साल की बेटी कशिश गहरी नींद में सो रही थी। उसने कशिश की मासूमियत की परवाह किए बिना बेदर्दी से उसका गला दबाकर उसे भी मार डाला। तब तक 28 मार्च की रात के करीब 12 बज चुके थे। माँ बेटी की हत्या करने के बाद शमशाद ने दोनों लाशों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। पहले उसने दोनों लाशों को कहीं बाहर ले जाकर ठिकाने लगाने की सोची, मगर पकड़े जाने के डर से योजना बदल दी। 29 मार्च की सुबह करीब 5 बजे शमशाद ने अपने घर के बेडरूम में करीब 3 फुट गड्ढा खोदा। इसके बाद दोनों लाशों को एक साथ चादर में अच्छी तरह से लपेटा और लाशें गड्ढे में डाल दी। लाश जल्दी से गल जाए और बदबू न आए, इसके लिए उसने दोनों लाशों के नीचे और ऊपर नमक डाल दिया। ऊपर से मिट्टी डालकर शमशाद ने ऊपर से वैसा ही सीमेंट वाला प्लास्टर कर दिया जैसा पहले था। किसी को शक ना हो इसलिए ऊपर अपना डबल बेड डाल दिया। वह रात को उसी बेड पर सोता जिसके नीचे कल तक उसकी अंक शाइनी बनकर रहने वाली प्रिया और उसकी बेटी की लाश दबी थी। जिस मकान में यह वारदात हुई वहाँ शमशाद अकेला रहता था। फिलहाल वहाँ फर्नीचर फिटिंग का काम चल रहा था। उसकी पत्नी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहती थी। पत्नी को बिना बताए उसने यहाँ प्रिया के साथ दूसरा घर बसा रखा था। पूछताछ में पता चला कि बिहार के बेगूसराय का रहने वाला शमशाद करीब 16 साल पहले मेरठ आया था। यहाँ भूबराल में किराए का फ्लैट लेकर उसने उसमें 2 कमरे बनाए और वहाँ पर बुक बाइंडिंग का काम करने लगा। वहीं पर वह रहता भी था। पुलिस को पूछताछ में यह भी पता चला कि शमशाद ने एक और शादी कर रखी थी। बेगूसराय की रहने वाली अफसाना से उसने परिवार वालों की मर्जी से शादी की थी। पत्नी अफसाना और अपने साले दिलावर के साथ वह गाजियाबाद के इंदिरापुरम में किराए पर रहता था।
ये मकान भूड़-बराल में ही रहने वाले उसके दोस्त कपिल वेकल का था। शमशाद ने अपनी पत्नी अफसाना और उसके भाई को बता रखा था कि शादी से पहले से ही उसके संबंध एक विवाहित महिला प्रिया से हैं, जिनके साथ वो प्रतापपुरा में रहता है। शमशाद ने अपनी पत्नी को बताया था कि प्रिया के पास कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे ही वह प्रॉपर्टी उसके कब्जे में आ जाएगी, प्रिया और उसकी बेटी को वह रास्ते से हटा देगा। जब उसने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या कर दी तो अगले दिन गाजियाबाद जाकर अपनी पत्नी और साले को सारी बातें बताईं कि उसने किस तरह प्रिया को अपने रास्ते से हटा दिया है। इसके बाद पत्नी अफसाना और साला दिलावर किसी तरह उसके साथ मेरठ पहुँचे और उन्होंने घर में प्रिया की निशानी के सभी सबूत खत्म कर दिए। इस दौरान भूड़-बराल गांव में रहने वाले शमशाद के एक दोस्त नीरज शर्मा को जब अचानक पता चला कि प्रिया और उसकी बेटी लापता हैं, तो उसने कपिल वेकल के साथ शमशाद से उनके बारे में पूछा। शमशाद ने दोनों की सारी हकीकत बता दी और वादा किया कि अगर वे इस झमेले में निकलने में उसकी मदद करेंगे तो वह उनको पैसा देगा। सारी बात जानने के बाद भी उन्होंने पुलिस को ये बात नहीं बताई और उल्टा शमशाद की मदद करने को न सिर्फ चंचल को धमकाते रहे, बल्कि पुलिस से भी शमशाद को बेकसूर बताकर उसकी पैरवी करते रहे। शमशाद से पूछताछ में इस बात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में धारा 302, 201, 120B व 34 जोड़कर शमशाद की पत्नी अफसाना, उसके भाई दिलावर और भूड़-बराल निवासी नीरज को भी साजिश में शामिल होने और सबूत नष्ट करने का आरोपी बना दिया। नीरज को तो पुलिस ने भूड़-बराल से गिरफ्तार किया, मगर गाजियाबाद में रहने वाली शमशाद की पत्नी अफसाना और साला दिलावर उसकी गिरफ्तारी की भनक पाकर फरार हो गए। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। हालांकि इस दौरान शमशाद ने भी पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उसे 24 घंटे बाद ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आज़ाद ज़िंदगी बसर करने की चाह में अलग रहने वाली प्रिया को अपने माता पिता से मतभेद करके एक ऐसा जीवन साथी चुनना कितना महंगा पड़ा, जो ना उसके धर्म का था और ना ही नीयत का साफ था। प्रिया को अपनी इस गलती के लिए पछताने का भी मौका नहीं मिला। अगर उसकी सहेली चंचल अचानक उसके लापता होने पर उसकी खोजबीन नहीं करती और इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठाती, तो हो सकता है कि प्रिया और उसकी बेटी कशिश की मौत का राज कभी उजागर ही नहीं होता। तो दोस्तों, किस तरीके से प्रिया को अपनी मनमर्जी की कीमत चुकानी पड़ी, ये थी पूरी कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक क्राइम की न सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।